नमस्कार। भारतीय जनता पार्टी के हमारे मध्य प्रदेश इकाई के कार्यकर्ता हर माह इस तरीके से एक अभ्यास मंडल के कार्यक्रम में इकट्ठा आते हैं और समसामयिक विषयों की चर्चा करते हैं। यह जानकारी हमारे कार्यालय के अंदर जो ग्रंथालय विभाग है उसका संचालन करने वाले अनिल सप्रे जी ने मुझे दी और प्रदेश के अन्य नेताओं ने भी मुझे कहा कि इस कार्यक्रम में एक बार कार्यकर्ताओं को किसी एक विषय पर विचार हमारे द्वारा रखे जा सकते हैं क्या। तो मुझे आनंद हुआ कि अच्छी तरीके से ये चल रहा है और लगभग 100वां ये कार्यक्रम है, ये भी मुझे बताया गया अनिल सप्रे जी के द्वारा। तो मुझे खुशी है कि मैं इस कार्यक्रम में आप सभी को मिल रहा हूं और वर्चुअल माध्यम से भी क्यों न हो मगर आपके साथ एक संवाद कर रहा हूं। मैंने संवाद के लिए विषय दिया था कि भारत की सौम्य संपदा। तो ये विषय थोड़ा सा समझने के बाद, शीर्षक पढ़ने के बाद आपको अटपटा सा भी लगा होगा कि ये सौम्य संपदा क्या होती है। संपदा का मतलब यहाँ है पावर और सौम्य संपदा का मतलब है सॉफ्ट पावर। तो भारत की सॉफ्ट पावर ये विषय कुछ उन बिंदुओं के आधार पर मैं आपके सम्मुख रखने की कोशिश कर रहा हूँ। इन दिनों पार्टी के दायित्व के साथ साथ भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के अध्यक्ष का दायित्व भी मेरे पास है और ये जो भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद है जिसका प्रचलित और परिचित नाम इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस है, इसके माध्यम से लगभग विगत 70 सालों में बहुत कुछ काम हुआ है। 1950 में ये संस्था स्थापित हो गई और उसके बाद विश्व के कोने कोने में भारतीय संस्कृति का परिचय बढ़ाना, आकलन बढ़ाना, भारतीय संस्कृति के प्रति एक कौतूहल होता है लोगों के अंदर, उसका समाधान करना, ऐसी बहुत सारी चीज़ें विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से आईसीसीआर करता आया है। तो इसी दृष्टि से आज के इस कार्यक्रम में मैंने ये सोचा कि मैं आपको ये बताऊं कि ये सौम्य संपदा क्या होती है और इस सौम्य संपदा के संदर्भ में हमारा दायित्व एक नागरिक के नाते क्या बनता है। सौम्य संपदा, जैसे कि मैंने शुरू में कहा, सॉफ्ट पावर, और ये शब्दावली वैसे कोई बहुत पुरानी नहीं है। 90 के दशक में किसी एक विचारक ने जो कैनेडी स्कूल ऑफ गवर्नमेंट के साथ जुड़े हुए थे, प्रोफेसर जोसेफ नाय, उन्होंने इस शब्दावली का प्रथम उपयोग किया और इस शब्दावली के अंदर बहुत सारी चीज़ें आती है जो मनुष्य के सोचने की प्रवृत्ति पर, विचारों पर, मन पर, मस्तिष्क पर प्रभाव डालती है। तो इन सारी प्रवृत्तियों के संदर्भ में जो भी काम होते हैं वो एक दृष्टि से सॉफ्ट पावर के इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं और ये शब्दावली विश्व पटल पर 90 के दशक में आने के पीछे भी कुछ कारण है। ऐसा अगर मैं कहूँ तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। कारण ये है कि 90 के दशक तक लोगों को ये एहसास हुआ था कि अब जो भी सामरिक संघर्ष होते हैं वो संघर्ष जमीन पर नहीं हो पाएंगे, क्योंकि द्वितीय महायुद्ध के पश्चात जिस पद्धति की हानि हुई थी तो उस हानि के कारण लोगों को ये ध्यान में आया था कि अब इस पद्धति का संघर्ष अगर होगा, दो देशों में बहुत घमासान लड़ाई होगी, तो अस्त्र शस्त्र इतनी मर्यादा में, इतने प्रचुर मात्रा में विकसित होकर उपयोग में लाए जाएंगे कि मानवता का ही नाश होने की संभावना बढ़ेगी। और इसलिए आपने देखा होगा कि एक आध बार अर्जेंटीना के साथ ब्रिटेन का छोटा बड़ा संघर्ष हुआ। ऐसे कुछ संघर्ष अगर छोड़ दे तो लगभग संघर्ष विहीन इतिहास विगत 60-70 सालों का रहा है। और इसका कारण यही है कि लोगों को ये ध्यान में आया कि अब किसी जमीन के भाग को, भूभाग को अपनाने के बजाय ज़्यादा महत्व है कि लोगों के मन मस्तिष्क पर प्रभाव डालो। Instead of occupying geographical space, people
realize that it is perhaps more important to occupy the mind space. और उसके कारण एक सौम्य संपदा माइंड स्पेस को आप ऑक्युपाई कब कर पाएंगे? मन मस्तिष्क पर तभी प्रभाव पड़ेगा जब आपके पास अच्छी वांग्मय संपदा होगी, काव्य होंगे, महाकाव्य होंगे, या नाटक होंगे, या अच्छी अच्छी फिल्में आपके देश के द्वारा बनती होगी, तो आप प्रभाव डाल पाओगे। तो इसलिए सौम्य संपदा ये शब्द का विकास भी 90 के दशक में ही हुआ, और उसके बाद ही इसके बारे में विश्व भर में चर्चा चलने लगी। दूसरा एक कारण इसी काल में सौम्य संपदा के विषय वस्तु का प्रभाव निर्माण होने से है, वो ये कि 1989 में हमें पता है कि सोवियत रूस का अंत हुआ। अभी रूस नाम का देश तो है, मगर सोवियत रशिया नहीं है। और उसके बाद जो एक शीत युद्ध चल रहा था तब तक अमेरिका और रूस के बीच, वो शीत युद्ध भी समाप्त सा हो गया। और उसके बाद विश्व मानस पर प्रभाव डालने के लिए अब यही रास्ता उपयुक्त है, ये सोच धीरे धीरे आकार लेने लगी, क्योंकि अभी शीत युद्ध समाप्त हुआ था। ये सारा होने का और एक कारण ये है कि जैसे जैसे विश्व में औद्योगिक क्रांति के पश्चात एक सरीखी जीवन पद्धति, एक सरीखा मानवीय जीवन विकसित होता आया, वैसे वैसे जितने सारे आर्थिक दृष्टि से प्रबल देश थे, उनकी छाया विश्व मानस पर और अधिक गहरी होती गई। हम देखते हैं कि आज विश्व का एक दृष्टि से वेस्टर्नाइजेशन, और सही अर्थ में कहें तो अमेरिकनाइजेशन हो रहा है। क्योंकि आप कभी बीजिंग जाएंगे तो देखेंगे कि बीजिंग में भाषा के अलावा लगभग वही अमेरिका है। तो मैं तो कहूँगा कि बीजिंग जैसा शहर ये एक मांडारिन अमेरिका में आप आए हैं ऐसा आभास देने वाला शहर है। या आप तेल अवीव जाएंगे इज़राइल, तो वो भी एक हिब्रू अमेरिका है ऐसा आपको लगेगा। तो भाषा को अगर छोड़ दे तो विभिन्न सांस्कृतिक जो विशेषताएं होती हैं उनको मिटाने की दिशा में और प्रवास चलता रहा, जिसके कारण एक थॉमस फ्रीडमन नाम के विचारक, पत्रकार, लेखक है, जिन्होंने किताब लिखी द वर्ल्ड इज़ फ्लैट। इसका मतलब है कि विश्व एक सरीखा बन गया, अभी उसमें कोई प्रादेशिक, भौगोलिक, सांस्कृतिक विशेषताओं का कोई अवसर ही नहीं रहा, वो कोई गुंजाइश ही नहीं रही। इस तरीके का एक वातावरण बनता गया। तो ऐसी स्थिति में स्वाभाविक था कि लोग अपनी अपनी संस्कृति के प्रति अधिक एक आकलन निर्माण करते हुए उस विषय में कुछ न कुछ अपनी विशेषताओं को बरकरार रखने के लिए करते रहे। और उसी दृष्टि से भारत की सॉफ्ट पावर के बारे में भी चर्चा आगे बढ़ती गई। और आज हम देखते हैं कि भारत, अगर मैं ये कहूँ कि विश्व की सबसे बड़ी सौम्य संपदा रखने वाला देश है, तो इसमें ऐसा कहते हुए मैं किसी भी तरीके की अतिशयोक्ति नहीं कर रहा हूँ। ये वास्तविकता है कि सौम्य संपदा के संदर्भ में भारत एक दृष्टि से विश्व का सुपर पावर बना है, विश्व की महाशक्ति बना है। ये आज की वास्तविकता है। अभी भारत की जो सौम्य संपदा है, सॉफ्ट पावर है, उसकी कुछ विशेषताएं हैं। पहली विशेषता है कि भारत के प्रति विश्व में आकर्षण है, कौतूहल है, सदिच्छा भी है। और उसकी एक वजह है कि भारत कभी भी आक्रांता देश नहीं रहा। भारत ने आक्रमण करके कहीं पड़ोस के देश का जमीन का हिस्सा ले लिया, ऐसा कभी हुआ नहीं। भारत पर आक्रमण हुए, भारत ने कभी आक्रमण नहीं किया। इसलिए हमारी आक्रांता न होने की जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है, वो हमारे प्रति सदिच्छा शक्ति में बहुत एक दृष्टि से योगदान देने के लिए महत्वपूर्ण कारण बनती है। और इसलिए हमारा आक्रामक या आक्रांता देश न होना, ये हमारी सौम्य संपदा का एक महत्वपूर्ण पहलू है। दूसरी बात है कि हम एक स्पिरिचुअल डेमोक्रेसी है। स्पिरिचुअल डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है? स्पिरिचुअल डेमोक्रेसी का मतलब यह है कि हमने हमारे देश में कभी भी किसी एक धर्म मत के बारे में ऐसा नहीं कहा कि इसी धर्म मत के आधार पर आप आगे बढ़ सकते हैं। हमने हमेशा यही कहा, एकम सत विप्रा बहुधा वदंती। तो ये जो भूमिका है, ये भूमिका ऐसी है कि चाहे
जो भी आपका मजहब हो, चाहे जिस किसी भी ईश्वर की आप आराधना करते हो, सारे रास्ते एक ही गंतव्य तक जाते हैं। ये कहते हुए हमने कहा कि हम एकम सत विप्रा बहुधा वदंती में विश्वास करते हैं। यही मैं मानता हूं कि हमारी आध्यात्मिक जनतांत्रिक धारणाओं की आधारशिला है, और इसलिए हमारा आध्यात्मिक जनतंत्र होना ये एक दूसरा महत्वपूर्ण पहलू है जो हमें सॉफ्ट पावर के रूप में प्रस्तुत करने के लिए एक अनुकूलता निर्माण करता है। तीसरा है कि भारत एक ज्ञान आधारित समाज रहा है। हमारे यहाँ जिस तरीके से महाकाव्य बने, जिस तरीके से सैद्धांतिक चर्चाएं हुई, आर्य चाणक्य से लेकर छत्रपति शिवाजी महाराज तक, या लोकमान्य तिलक या महात्मा गांधी जी तक, इतने सारे मनीषियों ने जो भी विचारधाराएं रखी, उसके परिप्रेक्ष्य में हमारे यहाँ एक ज्ञान संपदा का भी विकास होता गया। और आज भी हम देखते हैं कि एक नॉलेज सोसाइटी की तरह आज विश्व की बहुत सारी कंपनियों के सीईओज भारतीय हैं। सॉफ्ट पावर होते हुए सॉफ्टवेयर में भी हमारा एक प्रभाव हमने छोड़ा है। तो ये नॉलेज सोसाइटी, जैसे हम जानते हैं कि यूएन सन और फाहियान या अल्बेरुनु या ऐसे कई सारे प्रवासी भारत में आए थे, वो भारत की ज्ञान परंपरा को समझने के लिए आए थे। तो नॉलेज सोसाइटी के रूप में हमारा जो एक हमारी जो पहचान है वो बहुत पहले से है, और इसलिए ये भी एक महत्वपूर्ण बिंदु उसमें बनता है। चौथा बिंदु बनता है कि हमारी एक सोशल सिस्टम, हमारी जो फैमिली सिस्टम है, ये भी एक विशेषता है जो कई अन्य देश ऐसे हैं कि जहाँ पर परिवार व्यवस्था लगभग चरमरा सी गई है, या हमारे समाज में जिस पद्धति से व्यक्ति का समाज के साथ रिश्ता बनाया जाता है, उसके प्रति हमारी जो धारणाएं हैं वो भी विशिष्टतापूर्ण है। हमारे यहाँ कोई भी व्यक्ति अकेला नहीं महसूस करता। अगर ये लॉकडाउन का जो भी समय हम अनुभव कर रहे हैं, उसके बावजूद भी हमारा समाज जीवित है, तो उसका एक कारण है कि हम बंधे हुए हैं एक दूसरे के साथ। अकेले रहते हुए भी हम उस पद्धति का अकेलापन महसूस नहीं करते। हमारे यहाँ के रिश्ते जो है, जैसे हम देखेंगे कि हर किसी रिश्ते के लिए अलग नाम है। चचेरा भाई है, ममेरा भाई है, सारे हमारे कज़िन ब्रदर्स नहीं है। हमारे यहाँ सारी आंट नहीं है, कोई मासी है, कोई मामी है, कोई फूफा है। तो इस तरीके से हमारे यहाँ व्यक्ति की व्यक्तिगतता को भी महत्व है, और उसका सामूहिकता से एक रिश्ता जोड़ने की भी खूबी हमें ज्ञात है। तो ये हमारी सामाजिक और पारिवारिक पद्धतियाँ, ये भी हमारी सौम्य संपदा का एक महत्वपूर्ण बिंदु है। और पांचवा बिंदु है कि जिस पद्धति से हम जिसको सस्टेनेबल लाइफस्टाइल कहते हैं, उसको अपनाने के संस्कार को हमारे संस्कृति का ही हिस्सा हमने बना दिया है। हम प्रकृति के प्रति ऐसी नहीं भावना रखते कि प्रकृति के खिलाफ हमारा संघर्ष है या प्रकृति के ऊपर हमें विजय पानी है। हम एक पार्टनरशिप की बात करते हैं और प्रकृति के साथ भी रिश्ता जोड़ते हैं। इसलिए हम वृक्षों को भी पूजा करते हैं, हम नदी नालों की भी पूजा करते हैं, हम पहाड़ों की भी पूजा करते हैं। तो एक कृतज्ञता है हमारे अंदर, हमारी संस्कृति के अंदर। और इसलिए रिलेशनशिप विद मदर नेचर, ये भी हमारी और सौम्य संपदा की जो मूल विषय वस्तु है, या हमारी सौम्य संपदा का जो कोर है, उस कोर का ये एक महत्वपूर्ण बिंदु है जिसको हमें ध्यान में रखना चाहिए। अभी विषय आता है कि इस सौम्य संपदा के जो वाहक है, व्हीकल्स, वो क्या है, कौन से ऐसे विषय हैं कि जिसके आधार पर हम सौम्य संपदा को बढ़ाते आए। तो पहला है कि हमारे महाकाव्य, रामायण महाभारत जैसे। विश्व में अन्य अन्य महाकाव्य भी हैं, मगर उनकी तुलना में भारतीय महाकाव्यों में नाट्यमयता तो है ही है, मगर मनुष्य स्वभाव के बारे में जो चिंतन है वो बहुत गहरा है, गंभीर है, गहन है। और इसलिए हमारे महाकाव्य केवल भारत के महाकाव्य नहीं बनते, वो एक दृष्टि से विश्व की वाङ्मयीन संपदा का अंग बन जाते हैं। इसलिए वो भी एक महत्वपूर्ण बिंदु है जिसको हमें ध्यान में रखना चाहिए। दूसरा है हमारा इतिहास और हमारी परंपराएं। इतना बड़ा देश है, इतने शताब्दियों से चलता आया है, मगर इस देश के बारे में लोग भी कहते हैं विश्व के कि क्या बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। तो ऐसा क्या है हमारे में कि जिसके कारण कई अन्य सभ्यताएं नष्ट हो गई, मगर भारतीय सभ्यता बनी रही। तो ये जो है, इसका मूल कारण हमारी प्रथा, पद्धति, परंपरा, हमारी आस्थाएं, हमारे विश्वास के विषय, इनसे जुड़ा हुआ है।
और इसलिए इतिहास और संस्कृति, इतिहास और परंपरा, ये भी हमारा एक दूसरा महत्वपूर्ण वाहक है जिसके माध्यम से हमारी सौम्य संपदा विकसित होती रहती है। तीसरा विषय है हमारी पारंपरिक ज्ञान की जो विषय वस्तु है, जिसमें आयुर्वेद है, योग है, वैदिक गणित है, संस्कृति है। आज तो इंडोलॉजी नाम का एक शास्त्र ही विकसित हुआ है कि जो प्राचीन भारत के प्रति अध्ययन करने वालों को एक ज्ञान की शाखा उपलब्ध करा देता है। तो ऐसे बहुत सारे विषय हैं जो हमारी भारतीय ज्ञान परंपरा के अंग हैं। आज हम देखते हैं कि जिस पद्धति से हमारे यहाँ पाढ़े हम मुखोद्गत करते थे, टेबल्स जिसको कहते हैं अंग्रेजी में, उसके कारण हमारे यहाँ के लोगों का गणित और गणित के प्रति उनकी कुशलता, उनकी पारंगतता, ये अन्य किसी भी देश की शिक्षा पद्धति से तुलना करिए वो अच्छी है। या जिस पद्धति से हमारे देश के अंदर फोनेटिक्स सिखाया जाता है, उच्चार शास्त्र सिखाया जाता है, व्याकरण शास्त्र सिखाया जाता है, ये भी बहुत अलग किस्म का है। और इसलिए कई बार लोग कहते हैं कि भारतीय लोगों की अंग्रेजी भाषा पर जो पकड़ है वो सबसे अच्छी रहती है। तो भाषा ज्ञान के बारे में, भाषा की संरचना के बारे में, भाषा के स्ट्रक्चर के बारे में, ये भी हमारी प्राचीन ज्ञान संपदा का एक अंग रहा है। इसलिए पारंपरिक ज्ञान संपदा ये हमारा तीसरा महत्वपूर्ण वाहन है। चौथा है हमारे यहाँ की कलाएं। कलाओं में शास्त्रीय संगीत है, शास्त्रीय नृत्य है, विभिन्न सारे जिसको फाइन आर्ट्स बोलते हैं वो सारे हैं, या जिनको हम विभिन्न हमारी मूर्ति कलाएं कहेंगे, उसमें भी अलग अलग धाराएं हैं। हमारे यहाँ चित्रों की भी अगर हम बात करें तो मधुबनी चित्र शैली है, फिर इधर जयपुर की, राजस्थान की मारवाड़ की एक अलग चित्र शैली है, महाराष्ट्र में वारली पेंटिंग तो आदिवासियों की अलग चित्र शैली है। तो इतनी दक्षिण का भी एक अलग अंदाज में चित्र प्रस्तुत होते रहते हैं। तो ये जो हमारी चित्रकला की परंपराओं में भी इतनी समृद्धता है, इतनी विविधता है, इतना उसमें भंडार एक दृष्टि से है कला दृष्टि का। तो ये हमारी कलाएं, संगीत कला, हमारी नृत्य कला, और देखेंगे आप कि चाहे भरतनाट्यम हो, ओडिशी हो, या कोई भी नृत्य हो, उसके अंदर जो मुद्राएं रहती हैं, उन मुद्राओं के पीछे या जो पदन्यास होते हैं, उन पदन्यासों के पीछे कोई एक सिद्धांत होता है, कोई एक फिलॉसफी होती है, कोई एक जिसको मैं कहूँ चिंतन धारा होती है। तो इस दृष्टि से भी हमारी सारी कलाओं को हम जीवन के साथ जोड़ते हैं, और इसलिए शिल्पकला, संगीत, नृत्य, सारों का संबंध मनुष्य जीवन से हमने जोड़ा है। वो मनुष्य जीवन से अभेद्य है, यह हमारी धारणा है। इसलिए हमारी कलाएं, ये भी हमारा एक महत्वपूर्ण वाहक है। पांचवा वाहक मैं अगर कहूँ तो हमारी पाक कला, हमारे व्यंजन, हमारे खाद्य पदार्थ हैं। कहीं भी दुनिया में आप जाइए, भारतीय रेस्टोरेंट जो है वो बहुत अच्छे तरीके से बिजनेस करते हुए आपको दिखाई देंगे। कहीं भी आपको ये ध्यान में नहीं आएगा कि भारतीय रेस्टोरेंट शुरू हुआ और चल नहीं पाया। विदेश में, चाहे आप मेक्सिको में जाइए, चाहे मलेशिया में जाइए, चाहे फिनलैंड में जाइए, चाहे फिलीपींस में जाइए, जहाँ भी आप जाओ, आपको भारतीय व्यंजन खिलाने वाले भारतीय रेस्टोरेंट्स, या कई बार पाकिस्तानी रेस्टोरेंट भी भारतीय व्यंजन खिलाते हैं, जो भी है, इन सारे व्यंजनों के प्रति लोगों का रुझान बढ़ता हुआ दिखाई देगा। और ये ध्यान में आएगा कि लोग भारतीय स्वाद को, भारतीय रुचि को, और भारतीय पदार्थों की जो पाक क्रिया है उनको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। हमारे यहाँ कई बार जैसे हमने देखा होगा कि भारतीय जो व्यंजन है, भारतीय पदार्थ जो है, उनका आहार शास्त्र से भी संबंध है, पोषण मूल्यों के साथ भी संबंध है। तो इस दृष्टि से एक परिपूर्ण आहार विज्ञान हमारे देश में विकसित हुआ था, और इसलिए हमारी पाक कला ये भी मैं मानता हूँ कि हमारी बहुत महत्वपूर्ण और सौम्य संपदा का एक अंग है। अभी सवाल ये आता है कि इस सौम्य संपदा को विकसित करने के लिए, इसका प्रभाव निर्माण करने के लिए हमने क्या करना चाहिए। ये तो बात सही है कि ये काम मुख्य रूप में सरकार के माध्यम से होता है। सरकार तो करती रहती है अपनी अपनी पद्धति से। सरकार का संस्कृति विभाग है, हमारी भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद सर के सरीके संस्थान है। अभी कई छात्रों को हमारे आईसीसीआर के द्वारा पाठ्यवृत्ति दी जाती है। अभी ये छात्र, चाहे वो बांग्लादेश के हो, भूटान के हो, नेपाल के या श्रीलंका के हो, अफगानिस्तान के हो, भारत में आकर पढ़कर ज्ञान ग्रहण करके जाते हैं,
तो अपने देश में एक प्रभाव निर्माण करते हैं। कई हमारे छात्र ऐसे हैं जो अपने अपने देशों में या तो राष्ट्राध्यक्ष बने हैं या प्रधानमंत्री बने हैं या कुछ तो बने हैं। तो ये भी एक महत्वपूर्ण एक शाखा है या एक गतिविधि है जिसके माध्यम से हम अपने देश की सौम्य संपदा में बहुत सारा एक प्रभाव निर्माण कर सकते हैं, उसमें योगदान भी दे सकते हैं। तो सरकारी तौर पर तो बहुत कुछ चलता ही रहता है, मगर नागरिक के नाते हमने क्या सोचना चाहिए? तो सबसे महत्वपूर्ण है कि जो भारत में पर्यटक आते हैं, विदेशी छात्र आते हैं, उनके प्रति हमारा रुझान कैसे होना चाहिए। स्वाभाविक रूप में भारत के प्रति एक अच्छी छवि लेकर वो जाए, इसके लिए हमें कोशिश करनी चाहिए। हमारा संपर्क होना चाहिए, हमारा व्यवहार भद्रता का और अच्छा और उनको सम्मान देने वाला होना चाहिए, क्योंकि वो अपने देश में जब जाएंगे तब भारत के प्रति एक छवि लेकर जाएंगे। अच्छा या बुरा कोई मत बनाकर जाएंगे, तो वो मत बुरा न हो, निगेटिव न हो, नकारात्मक न हो, सकारात्मक हो, अच्छा हो, इसको सुनिश्चित करने का काम केवल सरकार पर निर्भर रहकर नहीं हो पाएगा। इसमें नागरिकों की भी, कई बार हम सुनते हैं टूरिस्ट को पर विदेश से आते हैं तो कभी अन्याय अत्याचार का सामना उनको करना पड़ता है, कभी चोरी होती है उनके सामान की, कभी महिलाओं को तकलीफ दी जाती है। तो ये सारी चीज़ें न हो, इसके लिए चिंता करना, समाज में एक व्यापकता से इसके प्रति एक आकलन बनाना, ये सब मैं मानता हूँ कि हमारा काम होता है और उस दृष्टि से इस काम के प्रति हमने देखना चाहिए। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि जो भी हमारे विदेश में रहने वाले भाई बहन हैं, एनआरआईज कहते हैं हम उनको, इन एनआरआईज में भी इसके प्रति एक आकलन निर्माण करने की आवश्यकता है, क्योंकि ये एनआरआई जिस पद्धति से अपना व्यवहार उन देशों में करेंगे जहां वो रह रहे हैं, उसके आधार पर भारत के प्रति वहाँ के लोगों का जो आकलन है वो आकलन बनने वाला है। और इसलिए भारतीय व्यक्ति, भारतीय समुदाय के लोग जो विदेश में रहते हैं, उनके ऊपर भी मैं मानता हूँ कि एक दायित्व बनता है कि वो किस पद्धति से भारतीय सौम्य संपदा में अपनी पद्धति से योगदान दे, कम से कम हानि न करे। अगर हम कुछ जोड़ नहीं पाएंगे तो कम से कम वो नहीं करना चाहिए, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने 2014 के बाद विगत 6 सालों में कई सारे विषय उठाए हैं, जिसके माध्यम से हम देखते हैं कि भारतीय सौम्य संपदा में लगातार एक दृष्टि से वृद्धि होती दिखाई दे रही है। जिस पद्धति से अंतर्राष्ट्रीय योग दिन हमने स्थापित किया, विश्व के सभी देशों ने उसको स्वीकारा और सभी जगह अब उसको मनाया भी जाता है, हमने देखा। तो योग भी हमारी सौम्य संपदा का एक अंदर एक 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 महत्वपूर्ण पहलू है। रामायण, गीता, महाकाव्य, इनके बारे में तो मैंने कहा ही। महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद या फिर रविंद्रनाथ टैगोर या सबसे महत्वपूर्ण महात्मा गौतम बुद्ध, ऐसे जो मनीषी हैं, इन मनीषियों के विचारों की जो प्रभाव की स्थिति है वो भी मैं मानता हूँ कि भारत के लिए बहुत अनुकूल बन जाती है, और इसलिए उसको भी हमने ध्यान में रखना चाहिए। कम से कम इन सारी बातों को समझाने की क्षमता हमारे अंदर आनी चाहिए, ताकि कोई विदेश का व्यक्ति जिसके मन में इसके बारे में कुतूहल हो, उसका समाधान करने की स्थिति में हम आए। एक महत्वपूर्ण बिंदु ये है कि हमारी जो भूमिका है वो वसुधैव कुटुंबकम की है। हम तो निश्चित रूप में यही मानते हैं कि ये पूरा विश्व ये मेरा घर है और सारे विश्व समुदाय के लोग ये मेरे परिवार के सदस्य हैं। मगर ये भावना हमारी अभिव्यक्त भी होनी चाहिए, और इसलिए विश्व में जो भी चल रहा है उसका हमारा एक कार्यकर्ता के नाते अध्ययन भी होना चाहिए। हमें पता होना चाहिए जनतांत्रिक देशों में क्या हो रहा है। हमारे कुछ पड़ोसी देश है जहाँ जनतंत्र की कोई चीज़ नहीं है, वहाँ पर क्या हो रहा है, यूनाइटेड नेशंस में क्या हो रहा है। इन सारी बातों का अगर हम एक आकलन अपने अंदर हमेशा के लिए बनाते रहेंगे और जीवंत भी रखेंगे, तो सौम्य संपदा में हम भी अपने पद्धति से कुछ योगदान दे पाएंगे। आज विश्व भर के जो प्रमुख समाचार पत्र है, उनके जो संपादक है या प्रमुख अन्य वार्ताकार है, इनको भारत के प्रति बहुत कम जानकारी होती है। मतलब एक सतही स्तर पर तो होती है, मगर इन डेप्थ जो एक भारतीय समाज और भारत के लोगों की प्रथा, पद्धति, परंपरा, संस्कृति, इनका जो आकलन होना चाहिए वो होता नहीं दिखाई देता। अभी ये बढ़ाने का काम केवल सरकार नहीं कर सकती, इसमें भी हमें योगदान देना चाहिए।
और इसलिए अपने सोशल मीडिया के माध्यम से, अपने लेखों के माध्यम से, अपने वाणी और विचारों के माध्यम से भी हमने भारत के प्रति विश्व समुदाय का आकलन बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए। जैसे मैंने शुरू में कहा था कि भारत के प्रति कुतूहल रखने वाला बहुत बड़ा समुदाय है, सदिच्छा रखने वाला भी लगभग उतना ही बड़ा समुदाय है, मगर भारत को समझने वाले वैश्विक समुदाय की संख्या सीमित है। और इसलिए भारत के प्रति एक अंडरस्टैंडिंग, एक समझबूझ निर्माण करना, ये हम सबका दायित्व बनता है। जितना और जैसा अपनी पद्धति से हम कर पाएंगे, मैं मानता हूँ कि उतना भारतीय सौम्य संपदा में आपका भी छोटा बड़ा योगदान जरूर हो पाएगा। मैं यहाँ पर रुकता हूँ, उसके बाद कुछ सवाल होंगे तो उसके जवाब दें। अभी कैसे सवाल कैसे पता चला? बोला है सवाल के लिए? हाँ बोला था। उसमें कुछ नहीं किया।